न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज की तरह बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रानिया शेयर कर रही हैं। रानिया कहती हैं, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले जब मेरे एग्जाम्स थे, मेरे बीएड के पेपर हो रहे थे, तो वो पेपर देने के लिए मुझे मुल्तान जाना था। वहां पर मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इससे वहां पर एक प्राइवेट हॉस्टल में मैंने एक कमरा ले लिया। उन दिनों में स्कूल कॉलेजेस से छुट्टियां हो चुकी थी, सख्त गर्मियों के दिन थे। वो हॉस्टल भी तकरीबन खाली था। मेरे जैसी शायद एक दो लड़कियां और थीं जो दूसरे शहरों से पेपर देने आई हुई थीं, लेकिन उनके पेपर्स भी अपने लिहाज से अपनी टाइमिंग पर होते थे। मेरे पेपर्स उन दिनों में इवनिंग में हो रहे थे। एक दोपहर की बात है। मुझे इस हॉस्टल में आए हुए भी 3 दिन हुए थे और मेरा सिर्फ एक पेपर ही अभी हुआ था। मुझे बड़ी सख्त नींद आई हुई थी और मैं सोई हुई थी। एकदम से मुझे बहुत ऊंची आवाज में ऐसे लग रहा था कि कोई लड़की मुझे आवाजें दे रही है, काफी ऊंची आवाज में मुझे पुकार रही है। एकदम से मेरी आंख खुल गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की के आगे पर्दे भी थे, पंखा चल रहा था और कमरे का दरवाजा भी बंद था। मैंने बाहर सुना कोई लड़की मुझे बहुत जोर जोर से आवाजें दे रही थी। मैं फटाफट उठी कि कौन हो सकता है। मुझे लगा शायद वार्डन है और मुझे आवाजें दे रही होगी, खाने का टाइम हो गया होगा। मैं उठी, कमरे से बाहर आई, कोई भी नहीं था। पूरा हॉस्टल खाली था। सहन में बहुत कड़कती धूप थी। मैं बरामदे से होती हुई किचन की तरफ गई तो वहां पर अभी आंटी खाना बना रही थी। अभी 12:30 ही हुए थे, तो उनका ये कहना था कि थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे आवाज दी, तो उनका ये कहना था कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तभी मैंने कहा चलो उठ गई हूँ, अब फ्रेश हो जाती हूँ, हाथ मुंह धोकर वजू कर लेती हूँ और जोहर की नमाज पढ़ लूंगी। थोड़ी देर में अजान शुरू होने वाली थी। तभी मैं बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे मैं बाथरूम की तरफ गई, अभी बाथरूम के कोने पर ही थी, तो मुझे एक बाथरूम से बहुत ऊंची आवाज में कहके सुनाई देने लग गए, जिस तरह से कोई लड़की है और बुलंद आवाज में कहके लगा लगा कर हंस रही है। बहुत अजीब मंजर था। हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के ऊपर हाथ मार रही है। अब मैं वॉशरूम से बाहर आई, मुसलसल वैसे ही हंसी की आवाजें। जो ही मैं वॉश बेसिन पर खड़ी होकर वजू करने लगी तो एकदम से उस बाथरूम का दरवाजा खुला। अब अंदर जो लड़की थी उसको देखकर ना तो सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हुए, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। लड़की हूबहू मेरी ही शक्ल की थी, मेरे जैसे ही कपड़े थे, यही हुलिया। जैसे मैं मिरर में अपने आप को देख रही हूँ, वैसे मैं तीसरे भी अपने पीछे खड़ी देख रही हूँ। लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि उसके चेहरे का रंग कोयले की तरह था और उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी, सफेद कलर की। उसने बकायदा मुझे देखा, बेहानक अंदाज में बहुत जोर से वो हंसी भी। बस ये देखने की देर थी, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं इतना ऊंचा चिल्लाई, इतना ऊंचा चिल्लाई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। जब मैंने चीखना शुरू किया तो जो आंटी खाना बना रही थी वो भागती भागती आई। तो जब वो मेरी तरफ आई, उन्होंने मुझे बहुत जोर से खींचकर बाथरूम एरिया से बाहर निकाल लिया और एकदम से तेजी से मुझे किचन में ले गई। आंटी भी बहुत डरी हुई थी। मुझे पानी वगैरह पिलाया और मुझे कहने लगी शायद तुमने भी वो चीज देख ली है। मैंने उनसे पूछा क्या मतलब? मैंने तो वहां पर हूबहू अपने जैसी ही एक लड़की देखी है, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। आंटी ने कहा गर्मियों के मौसम में जब हॉस्टल खाली होता है तो बाथरूम वाली साइड पर बेतहाशा ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। वहां से बकायदा किसी लड़की के चीखने की, रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये काम होता सिर्फ बाथरूम वाली साइड पर ही है।
मुझे शक पड़ता है कि तुम्हें भी वही आवाजें दे रही थी। तुम्हें मैं पहले इसलिए नहीं बता रही थी कि कहीं तुम डर ना जाओ, लेकिन अब तुमने खुद उसकी आवाजें सुन ली हैं। ये ऐसे ही आवाजें देती है। यहाँ पर किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा है। मैंने तो गले में हिफाजत का तावीज पहना है, इसलिए ये मेरे करीब नहीं आती। बेहतर यही है कि तुम भी अपने गले में कोई हिफाजत का तावीज पहनो, और अगर तुम्हें कोई भी इस तरह से आवाजें दे तो बाथरूम वाली साइड पर मत जाना। मैं बहुत डरी हुई थी कि मैंने देखा क्या है। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने फिर आंटी को साथ खड़े करके वजू किया। उस बाथरूम की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था, इतना डर लग रहा था। वजू करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आई। मेरे पास सूरत यासीन थी। मैंने सूरत यासीन पढ़ी और उसके बाद नमाज पढ़ी। खाना खाकर मैं पेपर देने चली गई। पेपर देकर जब मैं शाम को वापस आई, अभी भी वो सुबह वाली जो मेरे साथ हुई थी हैपनिंग, उसका असर अभी भी मेरे दिमाग पर था। घर बात हुई, मैंने घर वालों को भी ये बात बताई। अम्मी बहुत परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कल ही तुम्हारे अब्बू तावीज लेकर पहुंच जाएंगे। हम लोगों के भी एक बाबा जी बुजुर्ग थे और वो ऐसे तावीज़ात दिया करते थे। उनसे तावीज लेकर अगले दिन अब्बू ने आना था। अम्मी ने मुझे कहा कि अकेली बाथरूम में मत जाना, किसी लड़की को साथ लेकर जाना। मैंने ने कहा कि ठीक है। अब रात हो गई, मैं बड़ी परेशान थी। मुझे वॉशरूम जाना था। एक दो लड़कियां थी, उनको मैंने बुलाया। उनमें से एक लड़की जाग रही थी, वो मेरे साथ आ गई। हम दोनों बाथरूम की तरफ गई। जैसे हम लोग बाथरूम की तरफ गई, अब हम लोग वॉशरूम से बाहर निकलकर हाथ धो रही थी। हाथ धोकर जो ही हम बाथरूम एरिया से बाहर आई, फिर से वही कहका सुनाई देने लग गया। मैंने से कहा कि पीछे पलट कर मत देखना, चलो अंदर चलते हैं। हम लोग भागते हुए अपने कमरे में आ गए। उनका मेरे साथ ही कमरा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सूरत यासीन उठाकर अपने पास रख ली। खौफ के मारे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर पेपर देने के लिए रह भी सकूंगी या नहीं। ये कैसा हॉस्टल है, यहाँ पर कैसे लड़कियां रहती हैं जहाँ पर इस हद तक वाकयात होते हैं। बाकायदा बाहर से चलने फिरने की आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर बरामदे में कोई चल रहा है। इसी तरह से आधी रात को मेरी आंख खुली। 2:30 बजे का टाइम था। उसे बाकायदा महसूस हो रहा था जैसे सहन में कोई सफाई कर रहा है, और उसने बेताशा चूड़ियां पहनी हुई है और वो झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाने की आवाज, चूड़ियों की आवाज, इतना शोर था, इतना डर लग रहा था। टाइम मैंने देखा तो 2:30 बज रहे थे। मैंने फिर सूरत यासीन अपने सीने के साथ लगा ली तो थोड़ी देर के बाद वो आवाज से गायब हो गई। फिर मेरी आंख लगी, मैं सो गई। सुबह 9 बजे के करीब मुझे जो हम लोगों की आंटी थी जो खाना बनाती थी, उन्होंने जगाया, नाश्ता कर लो। नाश्ता किया। 11 साढ़े 11 बजे तक अब्बू आ गए। अब्बू को मैंने सारी बात बताई। अब्बू बड़े परेशान। अब्बू ने वहाँ के जो वार्डन थी उनसे बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन ये मखलूक किसी को कुछ नहीं कहती, हम लोगों ने यहाँ पर हिसार करवाए हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी। अब्बू बड़े परेशान हो गए। अब्बू ने कहा कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मेरे साथ चलो। अब अगला पेपर मेरा 2 दिन के बाद था। 2 दिन में हम कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने हिफाजत का तावीज़ गले में पहन लिया। अब्बू से कहा कि अब्बू अब तावीज़ मैंने पहन लिया है, हो सकता है वो चीज़ कमरों तक तो नहीं आती और मैं बाथरूम में अकेली नहीं जाऊंगी। अब्बू ने कहा कि 2 दिन में किसी और हॉस्टल का पता करते हैं। अब्बू तावीज़ देकर थोड़ी देर के बाद चले गए। आज जब मैंने तावीज़ पहना तो मैं बाथरूम की तरफ गई तो मुझे कोई आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास था। बाथरूम आखिरी वाला जो टॉयलेट था वहां पर पानी चलने की आवाज़ आ रही थी। कभी चलता था, कभी बंद हो जाता था, जबकि उसके बाहर एक छोटा सा ताला लगाया हुआ था। उस बाथरूम को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। मैं वापस आ गई। मैं वजू करके नमाज पढ़ के पेपर देने के लिए मैंने जाना था। उसके बाद इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए। नॉर्मल हालात रहे। मुझे उस मखलूक ने तंग नहीं किया, डराया नहीं, आवाज़ नहीं दी। अब जो साथ वाले कमरे की एक लड़की थी, रात तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा, बाथरूम वाली साइड से बहुत ज़्यादा किसी लड़की के चिल्लाने की और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ से आने लगी। हम लोग उस हॉस्टल में सिर्फ 4 लड़कियां थीं। काफ़ी बड़ा हॉस्टल था। हम लोग भागी भागी वहाँ पर गई तो क्या देखती हैं कि वो बिल्कुल वॉश बेसिन के पास नीचे बैठी हुई है और चीख रही है। बहुत डरी हुई थी। हमने उसको उठाया, पूछा क्या हुआ है तुम्हें। उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर हाथ धो रही थी, तभी एकदम से मेरे पीछे से एक औरत निकली है और उसने जिस तरह से मेरे ऊपर बकायदा हमला किया, मेरे बाल पकड़े हैं और मैं डर के नीचे बैठ गई हूँ। पता नहीं वो कहाँ पर गई। वो बहुत ज्यादा भयानक है।
وہ بہت خوفناک ہے، اس کی سفید کلر کی آنکھیں ہیں. اس طرح سے وہ مخلوق وہاں پر نظر آتی تھی جس کو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہاں پر حصار کروایا، وہ باہر نہیں آتی. لیکن باتھ روم والی سائڈ پر اس کا بہت بسیرا تھا. وہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی تھی. اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، میں نے یہاں پر نہیں رہنا. ہم نے بھی ان کے گھر والوں سے بات کی، ان کو بتایا کہ یہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے، ہم نے حفاظت کے تعویذ پہنے ہیں. رات بھر ہم لوگ ساری ایک ہی کمرے میں رہیں. آج پھر آدھی رات کو باہر سے وہی جھاڑو لگنے کی آوازیں، چوڑیوں کی کھن کھن کی آوازیں، یہاں تک کہ رات 2:30 بجے جو آنٹی ہم لوگوں کی کھانا بناتی ہے ان کی آواز میں وہ ہمیں بلا رہی تھی کہ آ کر کھانا کھا لو. اتنا ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کریں. ہم لوگ مجبور تھیں، دوسرے شہروں سے گئی ہوئی تھیں. صبح تقریباً 8 بجے کے قریب ہی اس لڑکی کے گھر کہیں قریب ہی تھا، شاید کوئی شہر اتنا دور نہیں تھا اس کا. اس کے گھر والے آ گئے، اس کو آ کر وہ لے گئے. وہ تو چلی گئی، اس نے کہا میں سفر کر لوں گی، میں وہاں سے پیپر دینے آ جاؤں گی، لیکن مجھے اس ہاسٹل میں نہیں رہنا. میری گھر والوں سے بات ہوتی تھی، میں نے انہیں بتایا کہ مجھے تو اب وہ چیز نہیں تنگ کر رہی، ایک اور لڑکی کو تنگ کیا ہے. ابھی میرے 4 پیپر باقی رہ گئے تھے. ابو نے مجھے کہا کہ ایک اور ہاسٹل کا پتہ لگا ہے تو ادھر تم اب شفٹ ہو جاؤ. پھر یہاں سے میں نے اپنا سامان وغیرہ لیا، اس ہاسٹل میں چلی گئی. وہاں پر میں نے باقی کے پیپرز دیے. وہ جو ہاسٹل تھا جہاں پر یہ سب ہوا تھا، وہ جو واقعات تھے ان کو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی. وہ اتنے ڈراؤنے واقعات تھے. آج بھی جب میں وہ سب سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں وہاں پر عام حالات میں وہ لڑکیاں کیسے رہتی ہوں گی، اور کس طرح سے وہاں کی وہ جو وارڈن تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہاں پر حصار کروایا. شاید ان لوگوں نے حصار کر کے، جس نے حصار کیا تھا انہوں نے اس مخلوق کو اس باتھ روم تک محدود کر دیا تھا، کیونکہ باتھ روم والی سائڈ پر چاہے دن ہوتا تھا چاہے رات ہوتی تھی، اگر وہاں پر کوئی بھی جاتا تھا تو وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر ضرور کرتی تھی. جب سے میں نے وہ تعویذ گلے میں پہنا تھا اس کے بعد وہ سامنے تو نہیں آتی تھی، لیکن جتنی بار بھی باتھ روم والی سائڈ پر میں جاتی تھی تو اینڈ والے واش روم سے وہ چوڑیاں کھنکنے کی آواز، پانی چلنے کی آواز آتی رہتی تھی. اور اپنے روپ میں اس کو دیکھنا یہ اور بھی زیادہ میرے لیے ڈراؤنا تھا. یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی. بہت شکریہ رانیہ آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. ہاسٹلز میں اکثر ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور باتھ روم والی سائڈیں چاہے اسکول ہوں، کالجز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، ہاسٹلز ہوں، یہ جگہیں آسیب زدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر بہت کم وہ جگہ آباد رہتی ہیں، تو ایسے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کبھی بھی ایسی جگہ آپ کو محسوس ہو تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جنات نہ صرف ڈراتے ہیں بلکہ حملہ بھی ہو سکتے ہیں. اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں جب بھی نماز پڑھیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر انشاءاللہ عید کے بعد سٹوری سٹارٹ کروں گی. رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ روٹین بزی ہے، جس لیے میں دونوں چینلز پر سٹوریز پوسٹ نہیں کر رہی. انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اس چینل پر بھی سٹوریز آئیں گی. زیادہ سے زیادہ میرے چینل کی سٹوریز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.